अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निस एकेडमी मैथ्स हब गोवा बोर्ड एक्सक्लूसिव चैनल फॉर गोवा बोर्ड। आज की वीडियो में हम देखेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन। शुरू करने से पहले दो चीज़ें देखिए। सबसे पहले तो इस वीडियो में मैंने पूरे क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम्स, लीनियर के वर्ड प्रॉब्लम जितने हो सके उतने डालने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि मुझे कमेंट्स आए थे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी में सब कुछ इंक्लूड किया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने इंक्लूड कर दिए हैं इसमें। ठीक है, टेक्स्ट बुक के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो करने की जिम्मेदारी है आपकी। ठीक है, टेक्स्ट बुक के जो सॉल्व भी प्रॉब्लम्स हैं और जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं वो सब कीजिएगा। और जितने एक्स्ट्रा जो भी मुझे लगे इम्पोर्टेंट जितने, देखिए वैसे तो वर्ड प्रॉब्लम्स क्या है कि हम लोग बोल सकते नहीं हैं कि फिक्स कि यही आएगा, क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ भी डाल सकते हैं, राइट। बस हमें ये समझना हो कैसे हम फ्रेम करें उन्हें, ठीक है, इक्वेशंस बनाएं जो भी और फिर उन्हें सॉल्व करें। सो मैंने कोशिश की जितने ज़्यादा हो सके उसमें इनपुट करूँ और ताकि आपकी हेल्प हो जाए। एंड सेकेंड थिंग देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो मैं क्या करूँगी कि जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी कि मैं पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करूँ मैं पूरा करूँगी। अदरवाइज़ मुझे पता है इस पॉइंट पर आकर आप लोगों को वैसे तो एलिमिनेशन सारे मेथड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड्स, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड्स सब आते हैं। सो जहाँ इक्वेशन मुझे पता है आप लोग कर सकते हैं, तो मैं आपको सिर्फ इक्वेशंस बना के दूंगी, फिर सॉल्व और सोल्यूशन निकालने की जिम्मेदारी आपकी। ठीक है, और जब ये वीडियो अपलोड होगा उसके साथ ये पीडीएफ भी अपलोड होगी, उसमें पूरे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, पूरे सॉल्व करके मैं डाल दूंगी। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप पहले ट्राई करें, क्योंकि उतनी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन में अगर प्रॉब्लम हो तो आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई भी जो आपका मेथड जो आपको इजी लगे वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो तो वहाँ भी आपने बहुत सारे मेथड सीखे, फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला मेथड, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगी कि आप पहले वो सॉल्व करें, उसके बाद अपना आंसर चेक करें। तो जब पीडीएफ होगा अपलोड तो उसमें तो पूरा सॉल्व ही होगा, लेकिन मैं पहले ही बता रही हूँ कि जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि पूरा सॉल्व करना है, शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मैं करूँगी। पर जहाँ मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो वरना बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो शॉर्ट करने के लिए उसे जहाँ जहाँ मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस बना के दूंगी, उसके बाद आप लोग वो सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो है फर्स्ट वाला। तो अलग से वीडियो अब नहीं बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसमें बहुत ही ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम सब कुछ ऑलमोस्ट हर टाइप के प्रॉब्लम्स इंक्लूड कर दिए हैं। 4 मार्क्स के भी जो आ सकते हैं वो भी इंक्लूड कर दिए हैं। तो आप यही प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए प्रॉब्लम्स और स्टडी कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ 3 times द लार्जर नंबर, question number first, if 3 times the larger number of two numbers is divided by the smaller number, we get 4 as the quotient and 3 as remainder. If 7 times the smaller number is divided by the larger one, the quotient will be 5 and remainder 1. Find the numbers. अब ये दिख रहा है इतना बड़ा सा डिफिकल्ट, पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे लेट द लार्जर नंबर बी एक्स, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स एंड smaller number be y। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। If 3 times the larger number of two numbers is divided by the smaller number, we get 4 as the quotient and 3 as remainder। तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, देखिए कंडीशन 1, कंडीशन 1। सो हम यूज़ करेंगे हमारा फॉर्मूला डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। सो क्या कहा उन्हें, 3 times the larger number, so 3x, correct, is divided by the smaller number, so y हमारा smaller number है। ठीक है, into quotient कितना मिलता है, we get 4 as the quotient, so into 4 plus remainder कितना, 3 as remainder। so आपका इक्वेशन देखिए क्या हो गया, 3x is equal to 4y plus 3, या फिर 3x minus 4y equal to 3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 3 times the larger number when divided by smaller number gives 4 as the quotient, 3 as the remainder। तो फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड कंडीशन, कंडीशन 2। ठीक है, यहाँ देखिए
7 times the smaller number is divided by the larger one, the quotient will be 5 and the remainder 1. 7 times the smaller number कौन है आपका y. So 7 times मतलब 7y is divided by the larger number, quotient कितना है 5 and remainder 1. So 5 plus remainder 1. So 7y is equal to 5x plus 1. अब इसको अरेंज करके लिखेंगे, देखिए 7y माइनस 5x इक्वल टू 1. तो ये कैसा होगा माइनस 5x प्लस 7y इक्वल टू 1, है ना. और तो हम इसको प्रॉपर, क्योंकि हमें अगर चाहे तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना मैं इसको थ्रू आउट माइनस साइन से मल्टीप्लाई करती हूँ. तो ये हो जाएगा 5x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 1. सो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन नंबर 1 है आपका 3x माइनस 4y इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 5x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 1. अब ये मैं यही छोड़ रही हूँ, मैं आगे सॉल्व नहीं करी. आप एलिमिनेशन मेथड, जो मेथड आपको लगती है ईजी, उससे लीनियर इक्वेशंस है, तो आप जो चाहिए वो मेथड से सॉल्व करें और इसका सोल्यूशन आप चेक कर सकते हैं बाद में जब ये अपलोड होगा. ठीक है, तो मैं इसका सोल्यूशन फिर यहाँ पे लिख दूंगी. ठीक है, इसका सोल्यूशन में पूरा सॉल्व होगा ये प्रॉब्लम, पर फिलहाल मैं इसको वही छोड़ूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को सारे मेथड्स आते हैं. ओके, सो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. सो होप ये इक्वेशन कैसे बनाने ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट नहीं था. यही बस आपको नंबर्स फाइंड करना, यानी कि एक्स और वाई आपको फाइंड करना है. ठीक है, सो सॉल्व ज़रूर कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 2. The perimeter of a right angle triangle is 60 meter. If the hypotenuse is of length 25 meter, find the length of the other two sides. Let the sides of the right angle triangle be. तो हम साइड्स को कुछ भी आप नाम दे सकते हैं जो आप चाहें. ट्राइंगल B मैं लूँगी ABNC. ठीक है, सो आप चाहें तो वो निकाल भी सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. देखिए, तो मैं इसको ए बी और सी दे रही हूँ. सो हमें क्या दिया है कि पेरीमीटर, यानी कि गिवन ए प्लस बी प्लस सी कितना है हमारे पास 60. ठीक है, सो ए प्लस हमने हाइपोटेन्यूज यहाँ पे सी लिया है, सो सी हम लेंगे 25 इक्वल टू 60. सो ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी 60 माइनस 25, यानी ए प्लस बी की वैल्यू होगी 35. ओके, नाउ अब राइट एंगल ट्राइंगल है, सो बाय हम करेंगे पाइथागोरस थियोरम. पाइथागोरस थियोरम क्या कहता है? ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर. ना अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 35 माइनस बी. ठीक है, और ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो 35 माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी कितना है आपका 25. सो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम. ए स्क्वायर यानी कि 35 का स्क्वायर. अब ये देखिए, कोई भी नंबर जब डिजिट 2 डिजिट नंबर जिसका मतलब 5 अगर उसका यूनिट डिजिट हो तो उसको स्क्वायर करना बहुत आसान. ये ट्रिक आपको पता ही होगी, बहुत फेमस, मतलब इस ईजी ट्रिक है वो, कि क्या करना होता है, बस n सबसे पहले 5 का स्क्वायर करना आता है 25, और 2 के बाद आता है हमारा नंबर 3. सो 2 3 जा 6, तो उसका स्क्वायर हो जाता है 625. राइट, जैसे कि 35 का स्क्वायर करना है, सो कैसे करेंगे हम? अब ये ट्रिक सिर्फ जो नंबर एंड्स विथ 5, ठीक है, उनका स्क्वायर के लिए होता है. जैसे कि 5 स्क्वायर है 25, 3 4 जा 12. ठीक है, सो आंसर हो जाएगा 1225. ठीक है, सो 1225 माइनस 2ab यानी कि 70b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 625. सो ये हो जाएगा 125. ये यहाँ पे इसको ला देंगे हम, माइनस 70b प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अरेंज करते हैं. सो 2b स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस ये पहले लिख लेते हैं 70b प्लस हो जाएगा 600 इक्वल टू 0. ठीक है, b से डिवाइड करते हैं. सो b स्क्वायर माइनस 35b प्लस 300 इक्वल टू 0. अब ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसे आप क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं. सो अब देखिए 35 300
सो मैं आपको बता देती हूँ कौन से नंबर वो होंगे. सो 15 एंड 20. ठीक है, तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 15b माइनस 20b, 15 माइनस 35 हो जाता है, एंड देन 300. ओके, सो बी स्क्वायर बी माइनस 15 माइनस यहाँ पे आप सीधा b माइनस 15 लिखिए, 20 लिखिए, वही आंसर होगा. सो b माइनस 15 b माइनस 20 इक्वल टू 0. सो आइदर b इक्वल टू 15 और b इक्वल टू 20. तो आपको बस सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे. ठीक है, सो a की वैल्यू क्या होगी? सो आइदर a इक्वल टू 35 माइनस 15 यानी कि a होगा 20, और a इक्वल टू 35 अगर माइनस 20 हो तो ऑब्वियसली 15, यानी कि वैल्यूज है 15 एंड 20. ओके, तो इस तरह से आपको करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. The sum of the numerator and denominator of a fraction is 8. If 3 is added to both numerator and denominator, the fraction becomes 3 upon 4. Find the fraction. Let the fraction be, ऐसे लिखेंगे, let the numerator be x, let the numerator be x and denominator be y. ठीक है, therefore fraction क्या होगा आपका? फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन 1, हमारी कंडीशन 1 क्या कहती है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 8. ये हो गया 1. कंडीशन 2 क्या कहती है कि अगर हमने 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो आपका फ्रैक्शन जो है वो 3 अपॉन 4 बन जाएगा. करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3. ये हो जाएगा 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 3y प्लस 9. सो 4x माइनस 3y, 9 माइनस 12 माइनस 3. ठीक है, सो आपका ये सेकेंड इक्वेशन. अब इसे सॉल्व कीजिए जैसे आपको मर्जी है, लीनियर इक्वेशन में जो आपको मेथड इजी लगती है उससे आप सॉल्व कीजिए. x और y जो भी है वो फ्रैक्शन निकालिए. ओके, होप आप ये करेंगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि अब तक तो आपको सारे मेथड्स प्रैक्टिस हो जाएंगे, इससे और प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो इन जो मैंने सॉल्व यहाँ पे नहीं अभी किए हैं, बट PDF में सारे सॉल्यूशंस होंगे. ओके, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कोई अगर प्रॉब्लम हो तो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. A fraction reduces to 1 upon 5 if we subtract 1 from the numerator and add 2 to the denominator. It reduces to 3 upon 4 if we only add 3 to the numerator. Find the fraction. So again let the numerator be x and denominator be y. ठीक है, so therefore the fraction equal to x upon y. ठीक है, so it reduces to 1 upon 5 if we subtract 1 from the numerator and add 2 to the denominator. So condition 1 क्या कहती है कि it reduces to 1 upon 5 if we subtract 1 from the denominator and add 1 from the numerator and add 2 to the denominator. fraction reduce होता है 1 upon 5. So 5x cross multiply, 5 into x minus 1 y plus 2. So 5x minus 5 equal to y plus 2. So 5x minus y is equal to 2 plus 5 यानी कि 7. ठीक है, कंडीशन 2 देखेंगे. अब कंडीशन 2 क्या कहती है, देखिए, इफ इट रिड्यूसेस टू 3 अपॉन 4 इफ वी ओनली ऐड 3 टू द न्यूमरेटर, यानी कि सिर्फ न्यूमरेटर को 3 ऐड करने पर वो होता है 3/4. सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड दिस इज 3y. सो 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 3y. सो इक्वेशन बनेगा 4x माइनस 3y इक्वल टू 12. इक्वेशन 2. ठीक है, सो अगेन मैं जैसे मैंने कहा पहले भी, ये सॉल्व आप लोग की जिम्मेदारी है, आप लोग करेंगे. ठीक है, आप प्रैक्टिस भी हो जाएगी. सॉल्व करिए, सॉल्यूशन पहले खुद सॉल्यूशन निकालिए, उसके बाद जाके मेरे PDF में चेक कीजिए कि सही है कि नहीं. ठीक है, सो आप लोग वो निकालिएगा. चलिए नेक्स्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर 80 एंड 60 मीटर रिस्पेक्टिवली. ठीक है, सो ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी लेंथ है 80, ब्रेथ है 60 मीटर. इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर, इनसाइड इट सराउंडेड बाय अ बॉर्डर ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ. ठीक है,
तो ये जो बॉर्डर है ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द सराउंडिंग बॉर्डर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द इनर रेक्टेंगल, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इनसाइड द प्लॉट। तो देखिए, सो सबसे पहले ये देखिए, हमें गिवन क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ दिए हैं हमें, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, ये एक चीज़ आप ध्यान देखिए वहाँ पे कि सराउंडेड बाय बॉर्डर ऑफ यूनिफॉर्म, तो विथ सेम है, सो हम लेंगे लेट एक्स बी द विथ ऑफ द फील्ड, ठीक है। अब देखिए, एरिया ऑफ द सराउंडिंग बॉर्डर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द इनर रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जो बाहर का जो रेक्टेंगुलर फील्ड है, पूरा जो प्लॉट है रेक्टेंगुलर फील्ड, वो किनसे बना है, वो कैसे मिलेगा आपको, क्योंकि ये उसके अंदर है, राइट। और ये इसकी और इसकी एरिया दोनों की सेम है। इसका मतलब देखिए, एरिया ऑफ बॉर्डर प्लस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, इन दोनों को मिला के वो पूरी रेक्टेंगल की एरिया बनती है, करेक्ट। उस बॉर्डर को, उस एरिया ऑफ द बॉर्डर और एरिया ऑफ द इनर रेक्टेंगल दोनों को मिला के ये आपका पूरा जो है प्लॉट बन रहा है ना, रेक्टेंगुलर प्लॉट बन रहा है दोनों को मिला के, है ना। अब एरिया बॉर्डर की एरिया, इनर रेक्टेंगल, दोनों की एरिया सेम है, राइट। सो मैं एरिया ऑफ बॉर्डर के बदले भी क्या लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, मतलब 2 बार हो गई, राइट, 2 बार हो गई, ट्वाइस एरिया हो गई, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, क्योंकि दोनों की एरिया सेम है ना, ठीक है। सो इसका मतलब जो इनर रेक्टेंगल की एरिया है वो हाफ, अब 2 अगर इधर लेंगे तो देयरफॉर हाफ इनटू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट आप कह सकते हैं, इक्वल टू एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, करेक्ट। यानी कि जो भी उसकी जो हमारा रेक्टेंगल प्लॉट है उसकी एग्जैक्टली हाफ जो होगी वो आपकी इनर रेक्टेंगल की एरिया होगी, ओके। अब हमारा जो आउटर रेक्टेंगल जो प्लॉट है, ठीक है, हमारा एरिया हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी होगी, फील्ड इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ हमें दी गई है यहाँ पे देखिए 80 एंड 60, राइट, ब्रेथ इज 60, सो 80 इंटू 60 यानी कि 4800, और एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, अब वो कैसे देखिए, तो वो देखिए ये यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म ये विथ है ना, ये x यहाँ पर x, ये x, ये x, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये आपकी पूरी एरिया है फील्ड की। इनर की कितनी होगी, तो अगर लेंथ उसकी आउटर की 80 है तो इनर की 80 माइनस, आप ये विथ तो माइनस करेंगे ना हम, राइट, जो कि x यहाँ से कितनी हो गई 2x, ये विथ माइनस होगी, है ना। सो 80 माइनस 2x, उसी तरह ब्रेथ यहाँ से x माइनस करेंगे, यहाँ से x उसकी यूनिफॉर्म विथ माइनस करेंगे, है ना। सो ये कितनी हो जाएगी 60 माइनस 2x, राइट, जो कि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, ये देखिए 4800 माइनस ये कितना हो जाएगा 160x माइनस 120x, यस, प्लस 2 ज़ा 4x स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा 4800 माइनस 280x प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ से फ्रॉम 1 हम लिखेंगे फ्रॉम 1, ठीक है, हाफ इनटू 4800 जो कि हम निकाले इज इक्वल टू 4800 माइनस 280x प्लस 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2400, ठीक है। सो ये 2400 इज इक्वल टू 4800 माइनस 280x प्लस 4x स्क्वायर, इसको वहाँ भेजते हैं। तो अब मैं ऐसे सिर्फ अरेंज करके लिख रही हूँ, देखिए इसको मैंने वहाँ भेजा, ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो गया, 4x स्क्वायर माइनस 280x, सो 48 माइनस 24, तो ये प्लस 2400 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर आपका आएगा, आंसर नहीं सॉरी, इसको रिड्यूस करते हैं, सो 4 7 ज़ा 4 6 ज़ा, ठीक है। सो ये आपका जो है
इक्वेशन बनेगा। अब इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी है आप लोगों की, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और मुझे आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वैसे तो आप करते नहीं हैं, फिर मैं बोल रही हूँ कमेंट कीजिएगा, या फिर आप खुद सॉल्व कीजिए और चेक कर लीजिएगा कि क्या आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। ईजी आसानी से मिल जाएगा। मैं नहीं बताऊंगी कि 600 से मतलब कौन से तो वो नंबर्स है, आप लोग ढूंढिए, ठीक है। 600 के फैक्टर्स निकालिए। बहुत इजी है वैसे तो, मैं मतलब देख के ही बोल सकते हैं कौन सा नंबर है, 2 नंबर्स हैं, पर आप लोग कीजिए थोड़ा काम, आप लोग अभी कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लेंगे। ओके, अ मैन ट्रेवल्स 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम and the same distance back upstream in a total of 8 hours. If the speed of the boat in still water is 12 km, then find the speed of the stream. अब सबसे पहले आप डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम का मतलब समझिए, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम मतलब क्या होता है, अब देखिए ये फ्लो कर रही है, ठीक है, आपका वाटर फ्लो कर रहा है, रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। ये आपकी बोट है, सॉरी ये आपकी बोट है, ठीक है। अगर इस रिवर का डायरेक्शन और आपकी बोट का डायरेक्शन, आपका फ्लो, ठीक है, अगर वाटर भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करे जिस डायरेक्शन में आपका बोट, माने आपकी बोट और वाटर का डायरेक्शन सेम है, तो हम उसे कहते हैं, इफेक्ट स्पीड को कहते हैं डाउनस्ट्रीम मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउनस्ट्रीम। यानी कि जब आपका वाटर का डायरेक्शन ऑफ वाटर या डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम हम कहेंगे, ठीक है, एंड बोट, ठीक है, सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम एंड बोट, ठीक है। रिवर वाटर का जो डायरेक्शन होता है वो सेम हो, ये देखिए सेम हो, तो हम कहेंगे वो डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होगा, यानी कि जब आपकी स्ट्रीम की डायरेक्शन ऐसे होगी, मतलब रिवर की डायरेक्शन ऐसे होगी और बोट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन, तब हम कहेंगे कि वो अपस्ट्रीम मोशन है, ठीक है। अब इस केस में जो बोट की जो स्पीड होगी और वो स्ट्रीम की स्पीड होगी, वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बोट की स्पीड आपकी स्ट्रीम की है, समझो मान लीजिए x, बोट की है y, तो यहाँ पे होगा x प्लस वाई, ठीक है। डाउनस्ट्रीम में दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। अपस्ट्रीम की बात करें तो अगर स्ट्रीम का डायरेक्शन जो है आपका क्या कहते हैं उसे, सॉरी, स्टिल वाटर का आपकी जो स्पीड का डायरेक्शन जो हो बोट का x हो और y इसका बोट का स्ट्रीम का डायरेक्शन अगर y हो, तो हम कहेंगे x माइनस वाई, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सो स्पीड ऑफ द बोट माइनस क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट, अब मैंने उल्टा लिया है, बट स्पीड ऑफ द बोट प्लस हो जाएगा, तो इसमें जो है वो ऐड होता है, दोनों डायरेक्शंस यहाँ पे जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये होता है डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम यानी कि सेम डायरेक्शन, अपस्ट्रीम यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट माइनस, तो मैं ये लिख लेती हूँ सही से आप लोगों के लिए। सो सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम एंड बोट, स्ट्रीम, सो एक्स वाई, सो एक्स प्लस वाई होगा स्टिल वाटर, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और ऑपोजिट हो तो स्पीड ऑफ बोट, ये स्पीड ऑफ बोट है, ठीक है, और माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। डाउनस्ट्रीम यानी कि आपके दोनों का डायरेक्शन सेम, अपस्ट्रीम यानी कि ऑपोजिट। अब देखिए आपका जो इक्वेशन है, अ मैन ट्रेवल्स बाय बोट 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन अ टोटल ऑफ 8 आवर्स। सो यहाँ पे हम स्पीड, हमें स्ट्रीम की नहीं पता, सो लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, तो डाउनस्ट्रीम होगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, अब मैंने बताया ना कि बोट का स्ट्रीम का डायरेक्शन सेम, तो डाउनस्ट्रीम बोट का डायरेक्शन अभी हमें दिया है उन्होंने, सॉरी स्पीड दी है 12,
प्लस क्या होगा, इसका हमने x लिया है, सो 12 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, 12 जो कि आपका बोट की है स्पीड माइनस x किलोमीटर पर आवर। अब टाइम इज इक्वल टू, क्योंकि देखिए यहाँ से मिलता है हमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट। सो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। सो वही हम यूज़ करेंगे। सो डाउनस्ट्रीम के लिए कितना है, देखिए नाउ बाय गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दी है हमें कि देखिए टोटल कितना डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का मिला के कितने घंटे में आ रहे हैं वो 8, टोटल ऑफ 8 आवर्स, राइट। सो डाउनस्ट्रीम का कितना होगा, डिस्टेंस कितना है 36, डिस्टेंस दोनों में सेम ही है, स्पीड उसकी कितनी है देखिए 12 प्लस एक्स प्लस अपस्ट्रीम 36 अपॉन 12 माइनस एक्स, टाइम टोटल कितना लग रहा है 8 आवर्स, ओके। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं हम लोग। सो देखिए यहाँ पे 36 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सो ये 1/12 प्लस एक्स प्लस 1/12 माइनस एक्स इक्वल टू 8। सो 1/12 प्लस एक्स प्लस 1/12 माइनस एक्स, 8/8 36 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 4 9 ज़ा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स अपॉन a प्लस बी a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2/9, ठीक है। सो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा 24, हम एक्स एक्स कैंसिल, 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 24 इंटू 9 इज इक्वल टू 2 इंटू, नहीं इतनी भी ज़रूरत नहीं, देखिए 2 12 जाइए, इसको कैंसिल कीजिए, ठीक है। सो 12 इंटू 9 हो जाएगा 108 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसको यहाँ लीजिए, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 108 माइनस 144, यानी कि हो जाएगा कितना 36 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 6। अब स्पीड तो नेगेटिव होती नहीं है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, ओके। सो इस तरह से आपको करना है ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के प्रॉब्लम। होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स स्कोर्ड बाय 70 स्टूडेंट्स। हमें यहाँ पे क्यूमुलेटिव टाइप मोर देन क्यूमुलेटिव टाइप फ्रीक्वेंसी एंड फिर हमें ओजाइफ निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम ये टेबल निकाल लेंगे, मोर देन और इक्वल टू 40। अब कभी कभी आपको शायद मोर देन 40 ऐसा भी दिया जा सकता है, सिर्फ मोर देन 40 मतलब अगर आपको सिखा तो वो भी करेक्ट है। तो आज हम लोग लेते हैं एक्चुअली ऐसे मोर देन और इक्वल टू 40, क्योंकि हम बोलते हैं कि जब 40 या 40 से ज़्यादा, क्योंकि जब आपको पता है हम यहाँ पे लोअर लिमिट इंक्लूड करते हैं, कंटिन्यूस क्लासेस में हम लोअर लिमिट इंक्लूड करते हैं, जो हमारा अपर लिमिट होता है वो इंक्लूड नहीं करते हैं। जब सिर्फ एक अगर मैं क्लास इंटरवल की बात करूँ तो फिलहाल तो देखिए ये समझिए कि मोर देन इक्वल टू 40 का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने आपको ये टेबल दिया और मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ कि 40 या 40 से ज़्यादा कितने बच्चों ने स्कोर किया। मैं पूछ रही हूँ 40 या 40 से ज़्यादा। अब मैं आपको कोई लिमिट नहीं दे रही, मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि 40 या 40 से ज़्यादा। अब ये 40 या 40 से ज़्यादा मतलब ये सब आएंगे, है ना, ये सारी काउंटिंग होगी, तो इसका मतलब टोटल होगी ना, जो कि 70 हमें दी गई है। सो मोर देन इक्वल टू 40 मतलब कितनों ने स्कोर किया है, पूरे हमारे 40 या 40 से ज़्यादा कितने टोटल स्टूडेंट ने स्कोर किया है, 70 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया 40 या 40 से ज़्यादा। फिर मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि आप बताओ कि 50 या 50 से ज़्यादा किन बच्चों ने स्कोर किया है। तो जब मैं 50 या 50 से ज़्यादा की बात करती हूँ तो ये वाले तो नहीं आएंगे ना, हम ये वाले तो नहीं काउंट करेंगे कि ये तो सिर्फ 40 और 50 के बीच वाले हैं, है ना, 40 और 50 के। मुझे चाहिए 40, 50 या 50 से ज़्यादा वाले, राइट। तो उसके लिए मैं जो है ये वाले तो काउंट नहीं करूँगी,
14 वाले तो देखा जाए तो सिर्फ यही वाले काउंट होंगे, है ना। तो एक तो तरीका है कि आप ये वाले ऐड कर लें, या फिर सिंपल से 70 माइनस हम 14 कर लें, तो कितना मिलेगा आपको 56, राइट। फिर मैं आपको वही सेम क्वेश्चन पूछूं कि 60 या 60 से ज़्यादा कितने बच्चों ने स्कोर किया, तो आप ये दोनों तो नहीं लेंगे, यहाँ से काउंटिंग होगी पूरी, है ना, जो कि आप इनको कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए हम फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे 56 माइनस 12। या तो आप ये ऐसे सोच ये ऐड कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ 12 माइनस कीजिए तो ये जाएगा 44। फिर वैसे ही करते करते देखिए 44 माइनस 18 जो कि हो जाएगा आपका 26, यस। देन 26 माइनस 15 हो जाएगा आपका 11, एंड देन 11 माइनस 6 जो कि हो जाएगा आपका 5, जो कि हमारा गिवन है, ठीक है। सो इस तरह से आपका ये क्यूमुलेटिव मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल रेडी हो जाएगा। तो थोड़ा वो ऊपर नीचे हो गया था क्योंकि ये क्वेश्चंस के लिए ये नहीं था, तो मेरा ये एक्चुअली ये बाद में था, पर अब ये ऊपर आ गया है क्योंकि ये देखिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा मतलब स्पेस चली गई। सो देखिए इस तरह से मैंने ऑलरेडी ये ड्रॉ मैंने किया है, इस तरह से आपको निकालना है। यहाँ पे जो है वाई एक्सिस पर आप CF मार्क करेंगे, याद रखिए फ्रीक्वेंसी नहीं मार्क करनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मार्क करनी है आपको। और ये है यहाँ पे आपके लोअर लिमिट्स। क्यूमुलेटिव जो मोर देन जो क्यूमुलेटिव है वो हमेशा लोअर लिमिट्स पे ही हम एक्सप्रेस करते हैं, लोअर लिमिट्स के ऊपर, जैसे कि मोर देन इक्वल टू 40 देखा हम लोअर लिमिट्स, और जो लेस देन होती है वो अपर लिमिट्स के ऊपर करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम जो है वो आपका ये ओजाइव है निकाल लेंगे, ठीक है। होप दिस इज़ क्लियर। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए में, ये तो बहुत स्कोरिंग है, अगर ये आया तो डेफिनेटली स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम तो है ही, एक तो डेफिनेटली होगा, फिर वो लेस देन हो जाए, मोर देन हो जाए हो सकता है, या फिर अज्यूम मीन स्टेप डेविएशन, ठीक है। तो वो तो हम करेंगे, तो ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। Show that a pair of inequation the two variables is are consistent by drawing a diagram. Rewrite and complete the table, following tables and plot at least 3 points per line on the graph paper. ठीक है, तो इसका ग्राफ आप लोग निकालिए। अब आप कहेंगे कि हमें कंसिस्टेंट कैसे मैम दिखाएंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि कंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन होना, तो लाइंस कैसे होंगी, वो या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी, तो सोल्यूशन होगा ना, तभी तो पैरेलल तो होंगी नहीं, है ना। तो इसका मतलब सोल्यूशन होगा मतलब क्या, कि या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी अब, या फिर आपकी जो होगी कोइंसिडेंट होगी। तो अब आप देख सकते हैं 2/1 1/2, ठीक है। तो मुझे तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 मिल रहा है। सो ऑब्वियसली ये एक इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन होगा, ये आप देख सकते हैं वैसे ही, वरना आपको ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं फ़िलहाल आपके लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकाल के दे रही हूँ, आप ग्राफ आप निकालिए, क्योंकि ग्राफ हमने पहले भी देखा है, इक्वेशन मतलब जब निकाला था, तो ग्राफ आप लोग निकालिए, मैं सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट्स निकाल के दे रही हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, ग्राफ नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं एक वीडियो डाल दूंगी जहाँ पे मैं आपको ग्राफ सिखा दूंगी, बट आई डोंट थिंक ग्राफ में कोई मुश्किल होनी चाहिए। एनीवेज यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट्स निकाल लेती हूँ। देखिए सबसे पहले 2x + y = 7। अब जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जब हम कोऑर्डिनेट्स निकालते ना तो हमेशा मैं फ्रैक्शंस में पर्सनली मैं नहीं चाहती कि डेसिमल पॉइंट्स या फ्रैक्शंस हो, तो मतलब प्लॉट करने के सीधे सीधे नंबर्स, शॉर्ट एंड स्वीट सिंपल से नंबर्स हो। तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे ना ऐसे नंबर्स डालूँगी y के, या आपकी मर्ज़ी है, आप x या y के जो भी पुट करना चाहो, तो मैं y के पुट करूँगी। तो जब वो 7 से माइनस करूँ तो वो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ जैसे कि अगर मैं y1 पुट करूँ तो 2x + 1 = 7। सो 2x की वैल्यू 7 - 1 6 हो जाएगी। सो x की वैल्यू 6/2 यानी कि 3। यहाँ ये आपको टेबल दोबारा से ड्रॉ करना है, ठीक है, मैं भी फ़िलहाल यही लिख रही हूँ। तो y की वैल्यू जब 1 है, x की वैल्यू 3, तो फिर मैं y की वैल्यू हम लोग ऑड नंबर्स डालेंगे, ठीक है, 3 डाल रही हूँ मैं। सो 2x + 3 = 7। सो 2x = 7 - 3 4। सो x = 4/2 यानी कि 2। तो जब हम 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 2। अब हम y की वैल्यू जो है वो 5 पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर मैं ऑड इवन नंबर्स पुट करूँगी ना तो फ्रैक्शन आ जाएगा, इसलिए मैं वो अवॉइड ही कर रही हूँ, ठीक है। 2x + 5 = 7। सो 2x की वैल्यू हो जाएगी 2, 7 - 5, x की वैल्यू 1। तो जब मैं 5 डाल रही हूँ
y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब वैसे ही हम इसका भी कर लेंगे। तो एक ना हमेशा एक ओरली कुछ अपने दिमाग में करने की कोशिश करें, इस तरह के नंबर्स पुट करें कि आपको नॉर्मल नंबर्स मतलब फ्रैक्शंस मतलब डेसिमल्स आप ना मिले। ठीक है, अब मैं देखिए, अब यहाँ पे मैं अगर 1 डालूंगी तो 8 - 1 7 आ जाएगा। अगर एक फ्रैक्शन आ जाएगा तो मैं 2 डाल देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं 0 डाल देती हूँ। सो 2y 0 + 2y 2y 8, तो y की वैल्यू 8/2 यानी कि 4। सो जब मैं x 0 पुट करती हूँ y की वैल्यू 4 आ जाती है। ठीक है, फॉर x = मैं अभी 2 पुट कर रही हूँ। ठीक है, सो 2 + 2y = 8। सो 2y 8 - 2 हो जाएगा 6। सो y की वैल्यू 3। तो जब मैं x2 पुट कर रही हूँ y की वैल्यू 3 हो जाएगी। एंड फॉर x = मैं 4। सो 4 + 2y = अगेन 8। सो 2y की वैल्यू 8 - 4 यानी कि 4। सो y = 4/2 यानी कि 2 हो जाएगी। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 4, x = 4, y की वैल्यू हो जाएगी 2। तो आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा, देखिए 2 3 कॉमन है ना, तो वही उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो वही आपको प्लॉट करके बताना है। जैसे आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग आएंगी, आपको कहना है कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, सो दे हैव अ सोल्यूशन, सो दे आर कंसिस्टेंट। तो आपको ग्राफ से पता चल रहा है कि वो कंसिस्टेंट है। ओके, तो ग्राफ निकालने की जिम्मेदारी आप लोगों की। होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next question, 2 taps running together can fill the tank in 3 integer 1/13 hours. If one tap takes 3 hours more than the other to fill the tank, how much time will each tap take to fill the tank? तो हम लोग तो ऑब्वियसली एक इसका मतलब एक थोड़ा फास्टर है, एक स्लो है, हम ऐसे कंसिडर करेंगे, या फिर टैप 1 टैप 2, आप जो भी बोलें। सो लेट द टाइम टेकन बाय द फास्टर टैप to fill the tank be x hours and time taken by slower tap। अब देखिए फास्टर टैंक अगर मान लीजिए 5 घंटे ले रहा है, तो जो स्लो है मतलब दूसरा टैप है वो 3 घंटे ज़्यादा लेगा, यानी कि 5 + 3, राइट। तो इसका मतलब अगर फास्टर टैप x आवर्स ले रहा है तो स्लोअर टैप कितना लेगा, उससे 3 घंटे ज़्यादा है ना, 3 आवर्स मोर देन दी अदर। सो x + आवर्स टू फिल द टैंक। ठीक है, ओके, और टुगेदर वो इतने, ये हम सॉल्व करेंगे। 13 × 3 आपको पता है कैसे हम करते हैं, 39 + 1 40/13 है ना। लेकिन अब देखिए ये तो हो गया x, अभी 1 आवर का हम निकालते हैं, हम यूजुअली 1 आवर से सॉल्व करते हैं, है ना। तो अगर फास्टर टैप जो है x घंटे में फिल कर रहा है पूरा और टैंक, और x + 3, तो 1 घंटे में कितना पार्ट वो फिल करेगा। तो हमें पता है कि नाउ इन 1 आवर द फास्टर टैप, सो हम लिखेंगे विल फिल 1/x ऑफ द टैंक। ओके, 1 मतलब कितना पार्ट होगा, 1/x। अब जैसे कि 3 घंटे वो ले रहा है तो 1 घंटे में 1/3 पार्ट फिल होगा। ठीक है, अब याद रखिए ये हम मैथमेटिकली के लिए कैलकुलेशन के हिसाब से यूनिफॉर्मिटी, इसलिए हम लोग कैलकुलेशन में इसके लिए हम चूज़ करते हैं। रियलिटी में ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में 1/3 ही फील होगा, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट हम मैथमेटिक्स में हम कंसिडर करते हैं कि अगर 3 घंटे में पूरा 1 कंप्लीट हो रहा है एज अ होल, सो 1 घंटे में 1/3 पार्ट उसका कंप्लीट होगा। ओके, एंड स्लोअर टैप विल फिल कितना, 1/x + 3। ठीक है, पार्ट ऑफ द टैंक। ठीक है, सो इनका टोटल 1/x + 1/x + 3 कितना होगा। अब देखिए टुगेदर कितना टाइम ले रहे हैं वो लोग, 3 इंटीजर
1/13 यानी कि 39 प्लस 1, 13 इंटू 3 प्लस 1, 40/13 है ना, 40/13। तो 1 घंटे में पूरा टोटल कितना लेंगे, 1/40/13 यानी कि ऊपर जाके क्या हो जाएगा 13/40, राइट। 1 रेसिप्रोकल होगा उसका। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 13/40। सो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 13/40, ठीक है। सो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 40 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 13 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो ये हो जाएगा 80x प्लस 120 इज इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस 39x। सो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रीअरेंज करेंगे इसको, इन सबको वहाँ भेजेंगे, ठीक है। सो इस तरह लिखेंगे, इस तरफ 39x माइनस 80x ये हो जाएगा माइनस 41x माइनस 120 इक्वल टू 0। तो ये आप लोग सॉल्व कीजिए। आप चाहे तो फॉर्मूला मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर फैक्टराइजेशन, जो आपको करना है मेथड आपको यूज़ करना है आप वो कीजिए और ज़रूर सॉल्व कीजिए, ठीक है, पूरा वो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। Next question, two places A and B are 100 km apart. One car starts from A and another from B at the same time. If they travel in same direction, they meet after 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? Assume that the speed of the car at A is more than the speed of the car at B. So, let the speed of the car at A be x kilometer per hour and speed of the car at B be y kilometer per hour, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है दोनों में, 100 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 100 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए दो कंडीशंस हैं। तो कंडीशन वन क्या कहती है कि अगर वो देखिए एक कार ए से स्टार्ट हो रही है, बी से, टाइम सेम है, ठीक है। लेकिन जब पहली कंडीशन, अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो वो कितने घंटे बाद मिलेंगे, 5 आवर्स बाद, ठीक है। तो जो रिलेटिव स्पीड होगी, मतलब एवरेज स्पीड, मतलब कैसे निकालेंगे हम, देखिए अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, वो और एक वो दोनों कार, मतलब एक की स्पीड ज़्यादा एक की स्पीड कम, तो वो कैचअप कर लेगी ना उस स्लोअर कार से, लेकिन कितने घंटे बाद, 5 घंटे बाद, राइट। सो इसका मतलब जो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी, ठीक है, रिलेटिव स्पीड मतलब क्या, कि कितने फास्ट एक ऑब्जेक्ट जो है वो, मतलब कंपेयर टू अदर एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर सकता है, ठीक है। सो अभी जब वो सेम डायरेक्शन में जब ट्रैवल करते हैं, जब मूव करते हैं ऑब्जेक्ट्स, तो हम क्या करते हैं, स्पीड उनकी सबट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि एक को दूसरे से कैचअप करना है, राइट। सो इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे कि कंडीशन फर्स्ट कहती है कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो फास्टर कार होगी उसको कैचअप करना होगा उस स्लोअर कार को, मतलब जिसकी स्पीड कम है, 5 घंटे बाद। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू x माइनस वाई, ठीक है। सो अभी देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, करेक्ट। तो स्पीड कितनी है, x माइनस वाई इंटू टाइम कितना, टाइम सेम है 5, जब पहली बार जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5 घंटे बाद, इंटू डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। सो x माइनस वाई इज 100/5 यानी कि 20, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब कंडीशन 2 क्या कहती है कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन, मतलब टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, डायरेक्शन का अपोजिट है, तो वो 1 घंटे बाद मिलेंगे। तो जब अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं तब हम रिलेटिव स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम ऐड करते हैं, ठीक है। सो इक्वल टू x प्लस वाई होगी वो। सो अगेन डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम है 1 घंटा, डिस्टेंस आपका सेम रहेगा। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सॉल्व कीजिए दोनों इक्वेशंस और x और y की वैल्यू निकालिए। बहुत इजी इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए और उनकी वैल्यूज़ निकाल लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं।
Some students planned a picnic. The total budget for food was rupees 2000. But 5 students failed to attend the picnic and thus the cost for food of each member increased by rupees 20. How many students attended the picnic and how much did each student pay for the food? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बजट कितना था 2000 का. अब ओरिजिनल स्टूडेंट्स हमें नहीं पता कितने थे. ठीक है, सो हम क्या कंसिडर करेंगे कि लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who planned to attend BX. ठीक है, अब टोटल बजट कितना था उनका 2000 रुपीज़. ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर 30 बच्चे आते तो पर स्टूडेंट, ठीक है, तो अगर बजट निकालना तो हम कैसे करते, 2000 अपॉन 30 करते, है ना. तो पर स्टूडेंट आपको मिल जाता कि इतने इतने फूड उनको, मतलब इतना इतना कॉस्ट पर स्टूडेंट होगा. सो अभी देखिए जब ओरिजिनल स्टूडेंट हमने x लिए तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना होगा. देयरफॉर ओरिजिनल कॉस्ट पर स्टूडेंट कैसे निकालेंगे हम, जैसे मैंने अभी बताया आपको 2000 पर स्टूडेंट यानी कि x. ठीक है, ये ओरिजिनल मान लीजिए जब जिन्होंने प्लान किया था कि हाँ इतने सारे मतलब इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे. ठीक है, लेकिन हमें बताया गया कि 5 स्टूडेंट्स नहीं आ पाए. ठीक है, and thus the cost for food of each member increased by rupees 20. So now actual number of students who attended, actual number of students who attended, तो जिन्होंने attend किया, equal to x माइनस 5, क्योंकि 5 नहीं आ पाए ना ओरिजिनल. मान लीजिए जितने भी आने वाले थे उनमें से 5 नहीं आ पाए. सो एक्चुअल जिन्होंने अटेंड किया जो भी होगा x माइनस 5 होगा, राइट. सो अभी न्यू कॉस्ट कितना होगा, न्यू कॉस्ट पर स्टूडेंट कैसे बैठेगा, जो आपके मतलब जितने स्टूडेंट्स आए हैं 2000 अपॉन आपके जितने स्टूडेंट्स आए हैं, राइट, x माइनस 5. ठीक है, सो पर कॉस्ट उतना पड़ेगा. तो ओरिजिनल कॉस्ट ये था, पर कॉस्ट इतना. अब कंडीशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं वो देखिए. ये जो आपका ओरिजिनल कॉस्ट है वो 20 से, अभी ये देखिए सॉरी, ये जो न्यू कॉस्ट है वो ओरिजिनल कॉस्ट से 20 रुपये ज़्यादा बढ़ गया. ठीक है, सो ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, ये था, उससे 20 रुपीज़ ज़्यादा जो है वो बढ़ गया. कौन, आपका न्यू कॉस्ट. करेक्ट. सो न्यू कॉस्ट इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट प्लस 20. अंडरस्टूड. अब हम इसको रीअरेंज करते हैं. ठीक है, तो इसको यहाँ भेज देंगे 2000 अपॉन एक्स माइनस 5 माइनस 2000 अपॉन एक्स इक्वल टू 20. 2000 आपको कॉमन लेना है. 1 अपॉन एक्स माइनस 5 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 20. सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5 इंटू एक्स. सो 20 अपॉन 2000 यानी कि 1 अपॉन 100 हो जाएगा. ठीक है, सो ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 5 और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन 100. सो ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो आपके पास क्या होगा 500 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x. रीअरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 500 इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी मेथड यूज़ कीजिए, फैक्टराइजेशन या जो भी आपको इजी लगे उस मेथड से आप सॉल्व कीजिए और उसके सोल्यूशन, उसके जो है वो रूट्स निकालिए. ठीक है, जो आंसर इसका है वो निकालिए. ठीक है, सो बहुत इजी है क्योंकि इतने कुछ डिफिकल्ट नहीं फाइंड, आपको आसानी से नंबर्स मिल जाएंगे. ठीक है, सो आपको यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालना है. ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालना है और आपको कॉस्ट स्टूडेंट जो पर स्टूडेंट निकालना है. ठीक है, सो एक्स की वैल्यू मिलेगी, उसमें से -5 करेंगे तो आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मिलेंगे और फिर कॉस्ट पर स्टूडेंट 2000 अपॉन जो आपका x माइनस 5 जो आपको मिलेगा उससे डिवाइड करना है. ठीक है, सो ज़रूर निकालिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज.
if there are 3 students in extra in a row, there will be 1 row less. If 3 students are less in a row, there will be 2 rows more. Find the number of students in the class. ठीक है, so let the number of students in each row, हम क्या लेंगे, let the number of students in each row be x. ठीक है, and the number of rows be y. ठीक है, मतलब एक रो में, हर एक रो में सेम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, x है, और कितने रोज हैं हम कंसिडर करेंगे y. सो मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे इन द क्लास. कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इक्वल टू क्या, एक्स वाई ना. अब मान लीजिए, देखिए 3 रोज़ हैं, ठीक है, 3 रोज़ हैं और हर एक रो में 10 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, तो अगर मुझे टोटल ये इतने ही हैं, ओके, ये टोटल, अब ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगी. ये देखिए हर रो में 10 स्टूडेंट्स हैं. रोज कितने हैं 10. सो 3 इंटू 10 कितने हो गए 30 ना. अब खुद कैलकुलेट कीजिए 10 10 10 30 ना. ऐसे करेंगे ना हम लोग, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो. ठीक है, सो बस वही आप हमने किया. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इक्वल टू एक्स वाई. अब इसी पर यही यूज़ करके हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे. सो कंडीशन 1, अब कंडीशन 1 क्या कहती है, देखिए कि अगर 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा है रो में तो देयर विल बी 1 रो लेस. अब ये जो है रो का हमने कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट ईच रो की एक्स लिया है ना, तो अगर 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा है तो रो क्या हो जाएगी, एक रो कम हो जाएगी, इक्वल टू आपके ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, सो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैसे मिलेगा आपको, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू एक्स वाई. ठीक है, सो ये तो कैंसिल हो जाएगा. आपके पास आएगी वैल्यू 3y माइनस एक्स इक्वल टू 3. तो ये होगा आपका, आप इसे एक्स से भी ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स ये 3y माइनस 3 इक्वल टू एक्स. ठीक है, आप जैसा चाहें उसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस है. आपको जिस मेथड से भी सॉल्व करना है आप वो कीजिए. ठीक है, तो ये मैं आपको बना के दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 1. अब कंडीशन 2 क्या कहती है, देखिए कि अगर 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो देयर विल बी 2 रोज मोर. तो सेकेंड कंडीशन क्या कहती है कि अगर एक रो में 3 स्टूडेंट्स कम हैं तो 2 रोज ज़्यादा होंगे, है ना. सो इसका मतलब x माइनस 3 स्टूडेंट्स लेस हो तो y बढ़ेंगे, इक्वल टू अगेन आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, राइट. सो एक्स वाई प्लस 2y प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू एक्स वाई. ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास है 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, सो इस तरह से आप कर सकते हैं. सॉरी प्लस 6 हो जाएगा ना, प्लस 6 हो जाएगा. ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं. इक्वेशंस आपको बनाए कि मैंने दे दिए हैं. आपको जिस भी मेथड से सॉल्व करना है आप कीजिए. सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, जिस मेथड से आपको सॉल्व करना है आप वो कीजिए. और एक्स और वाई की यहाँ पे आपको वैल्यूज़ निकालने हैं. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे निकालने हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. चलिए, if the length of a rectangle is reduced by 5 meter and its breadth is increased by 3 meter, then its area is reduced by 9 square meter. If we increase the length by 3 meter and its breadth by 2 meter, then the area is increased by 67 square meter. Find the length and breadth of the rectangle. ठीक है, so let the length be x meter, length be x meter and breadth be y meter. ठीक है, therefore area of rectangle is equal to length into breadth, यानी कि xy मीटर स्क्वायर. ठीक है, सो कंडीशन 1 क्या कहती है, कंडीशन 1 कि अगर मैं लेंथ जो है वो 5 से रिड्यूस कर लूँ, सॉरी x माइनस 5. ठीक है, और ब्रेथ जो है वो 3 से इंक्रीज़ कर लो,
तो एरिया जो है वो 9 से रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो 3x माइनस 5y माइनस 9 प्लस 15 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। सो ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1। देन नेक्स्ट कंडीशन 2, देखिए क्या कहती है कंडीशन 2, अगर लेंथ इंक्रीज करेंगे 3 से और ब्रेथ भी एंड इट्स ब्रेथ बाय 2, तो एरिया कितनी इंक्रीज होगी 67 मीटर स्क्वायर से। तो अगेन एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6 यानी कि 61, ठीक है। तो आपके पास ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, सॉल्व कीजिए। देखिए सॉल्यूशंस आपको मैं दे दूंगी, जब मैं PDF जो अपलोड होगा उसमें सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा आप सबसे पहले आप खुद एक बार ट्राई कीजिए, उतनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना आपकी। एलिमिनेशन मेथड या जो भी आप मेथड्स आप प्रैक्टिस करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड, अलग अलग मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो आप लोग पहले सॉल्व कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद आंसर्स चेक कीजिए। हो सकता है मैंने कुछ गड़बड़ की हो, है ना, तो आप मुझे बता सकते हैं, राइट, कि मैम देखिए वो ये आंसर आपका रॉन्ग है है ना। तो ऐसा मान लीजिए कि आप वेरीफाई ही कर लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कर A number consists of two digits whose product is 18. When 27 is subtracted from the original number, the digits change their places. Find the original number. ठीक है। सो देखिए हम लोग 2 digits हैं, so let the tens digit be x and units digit be y। अब नंबर कैसे होगा, आप बोलेंगे एक्स वाई, नहीं, देखिए नंबर हमारे, आपने एक्सपांशन बहुत पहले बचपन में किया होगा, है ना। अब जैसे कि एक नंबर है 25, ये एक नंबर है, ठीक है। तो एक्चुअली 25 कैसे बनता है, तो ना 2 + 5 थोड़ी ना ऐसे बनता है, 2 × 5 नहीं, वैसे नहीं बनता है वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट प्लेस, ये है आपका टेंस प्लेस। तो हम कैसे एक्सपांड कर देते हैं, हमारा एक्सपांशन कैसे कर देते हैं, तो ये जो है यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस, तो हम कैसे देते हैं 2 × 10 + 5 × 1, करेक्ट। सो ये हो गया 20 + 5 यानी कि आपका 25। तो ये जो होता है ये आपका टेंस प्लेस होता है, ये यूनिट प्लेस। अगर आपका 100 तो 100 प्लेस, तो हम एक्सपांड होता है 10 की पावर्स में होता है, राइट, है ना। ये देखा जाए तो ये 10⁻0 है यानी कि 1 हो गया, और ये 10⁻1, तो उससे एक्सपांड करके हमें हमारे डिजिट्स, तो हमारा नंबर जो है वो किस फॉर्म में होता है, टेंस के पावर के इंटू मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है। तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे जो नंबर है, देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर कैसे होगा। अब देखिए यूनिट टेंस डिजिट है x, ठीक है, इसी से कंपेयर कीजिए आप, और यूनिट डिजिट है y। सो कैसा होगा 10x + y, करेक्ट। 10 इंटू आपका जो ये 10 × 10 प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट। आप ये नहीं कह सकते कि आपका नंबर XY है, वो मल्टीप्लिकेशन हो गया 2 डिजिट्स का, जो कि हम करेंगे भी, हम ये देखिए क्योंकि दिया मैंने प्रोडक्ट 18 है, तो वो XY होगा। हम x + y XY सा ये नहीं है हमारा नंबर, ठीक है। हमारा नंबर हमेशा, हमारा जो नंबर सिस्टम में जो नंबर हमारे होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए 3 डिजिट नंबर है, समझिए 5 to 1, तो यूनिट टेंस 100, हम कैसे करते थे 5 × 100 + 2 × 10 + 1 × 1, करेक्ट। सो देखिए 500 + 20 + 1, तो वही आया ना। तो हम एक्सपांड करते थे 10 की पावर में, तो उस वैसे ही तो नंबर्स बनते हैं हमारे, है ना। तो ये हो गया आपका ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अब कंडीशन 1 क्या कहती है, सबसे पहली कंडीशन की प्रोडक्ट उसका 18 है, तो उन दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट यानी कि x और y का, ये टेंस की डिजिट है, यूनिट की डिजिट है, सो x y का प्रोडक्ट जो है वो 18 है,
ठीक है। अभी कंडीशन 2 क्या कहती है, देखिए कंडीशन 2 कहती है कि अगर 27 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, सो ओरिजिनल नंबर आपका क्या है 10x + y, उसमें से अगर 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिजिट चेंज देयर प्लेसेस। अब डिजिट चेंज देयर प्लेसेस मतलब क्या कि 10th डिजिट x था हमारा, यूनिट डिजिट y था, करेक्ट। सो बन गया 10x + y। अब इंटरचेंज कीजिए, मतलब y की जगह x चला जाएगा, x की जगह y, सो ये हो जाएगा 10y + x, यानी कि जो आपका 10th डिजिट x था वो y बन गया और यूनिट डिजिट जो आपका y था वो x बन गया। इसी को कहते हैं इंटरचेंज देयर प्लेसेस, ठीक है। सो उन्होंने कहा है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उस नंबर से 27 तो डिजिट जो है प्लेसेस चेंज करते हैं, ठीक है। सो 10x + y, इसको इधर लेते हैं, -10y - x = 27 उधर भेज देंगे। सो ये हो जाएगा 9x - 9y = 27, थ्रू आउट y डिवाइड कीजिए 9 से, ये हो जाएगा 3, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x = 3 + y, ये y + 3। अभी अभी यहाँ से देखिए xy = 18 है, राइट। सो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट x = 3 + y इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, देखिए x तो हमारा 3 + y × y = 18। सो ये क्या हो जाएगा 3y + y² = 18। अरेंज कीजिए y² + 3y - 18 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे तो मैं कर देती हूँ कि बहुत इजी है। सो y² + 6y - 3y, 6 3 18, 6 - 3, तो ये तो सिंपल वाले आपको डायरेक्टली आने चाहिए, इतना सोचना नहीं पड़ना चाहिए। -3y + 6 = 0। Therefore y = -6, सॉरी लिख लेते हैं ना पहले, y + 6 = 0 और y - 3 = 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट होने का है 18 27, तो ऑब्वियसली नेगेटिव तो नहीं होगा, है ना। सो देयरफॉर y = 3। सो x की वैल्यू क्या होगी 3 + y, सो 3 + 3 = 6, ठीक है। सो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर आपका क्या होगा 10x + y, यानी कि 10x कितना है 6 + y कितना है आपका 3, 60 + 3 यानी कि 63, ठीक है। इस तरह से आपको करना है सॉल्व। होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। A woman takes 6 days less than the time taken by the man to finish a piece of work. If both together finish it in 4 days, then find the time taken by each, a woman and a man, to finish the work separately. ठीक है। So let the number of days to complete a piece of work by a woman be x days, ठीक है। and then the number of days taken by man इक्वल टू कितना, ये देखिए वुमन जो है वो 6 दिन कम लेती है, इसका मतलब तो ये है ना कि मैन जो है 6 दिन ज़्यादा ले रहा है काम करने के लिए, राइट। सो अगर वुमन x डेज ले रही है तो मैन कितने लेगा x + 6, ठीक है। सो अभी इन्होंने क्या दिया है कि दोनों अगर मिलके करें तो 4 दिन में वर्क कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, यानी कि x और x + 6। बट हमें यहाँ पे 1 दिन का निकालना होता है, ठीक है, सेपरेटली निकालना होता है ना, ठीक है। तो 1 दिन में वो कितना कर लेते हैं, तो 1/x वुमेन की बात करें तो, है ना, और अगर मैन की बात करें तो 1/x + 6, ठीक है। सो टोटल वो अभी देखिए 4 डेज का हमने दिया, टुगेदर अगर वो करेंगे तो कितना करेंगे 1/4 करेंगे। 1 डे का हम कंसिडर करते हैं ना, क्योंकि 1 डे का कंसिडर करेंगे तभी तो आपको वैल्यूज़ मिलेंगे, है ना।
तो हम क्या करते हैं कि 1 डेज का कंप्लीट कंसिडर करते हैं. सो अगर x डेज में इतना तो 1 डे में 1/x, वैसे ही x + 6 में तो 1 डे में 1/x + 6 टुगेदर कितना 1/4, जैसे पाइप का किया था वैसे ही. ठीक है. सो देयरफॉर डायरेक्टली आप कर सकते हैं 1/x + 1/x + 6 = 1/4. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x + 6 + x अपॉन x × x + 6 = 1/4. तो ये हो जाएगा 2x + 6 अपॉन x² + 6x = 1/4. So 4 × 2x + 6 = x² + 6x. अरेंज कीजिए इसको x² + 6x. ये जो मल्टीप्लाई होगा यहाँ होगा 4 × 2 = 8x + 24 माइनस हो जाएगा 24 = 0. मतलब ये जो मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ भेजूँगी तो सारे माइनस हो जाएंगे वो. ठीक है. 8x और 24. सो x² - 2x - 24 = 0. तो ये बहुत ईजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सॉल्व कीजिए, वैल्यूज़ निकालिए. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स इन अ मैथ्स एग्जाम. तो देखिए मीन में आपको अज्यूम मीन या फिर स्टेप डिविएशन हो सकता है, डायरेक्ट भी आ जाए, या फिर आपको ओजाइव कर्व्स लेस देन मोर देन. ठीक है. तो वही ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम्स देखे हैं वैसे तो आपके मतलब पूरे टेक्स्ट बुक्स के, सॉरी प्रिपरेटरी के, तो मोस्टली तो वही देखे हैं कि या तो अज्यूम मीन हो या तो स्टेप डिविएशन हो या फिर ओजाइव कर्व्स हो. ठीक है. तो इस तरह से टेबल दिया जाएगा, आपको दोबारा से वो टेबल निकालना है, कंप्लीट करना है और मीन निकालना है. तो चलिए आप स्टार्ट में यही कर रही हूँ, आप लोग को एग्जाम में पूरा टेबल निकालना है. ठीक है. ऑब्वियस सी बात है. सो चलिए सबसे पहले हम क्लास मार्क निकालते हैं. कैसे निकालते हैं? 0 + 10 / 2 यानी कि 5 हो गया. 30/2 15, ये 50/2 यानी कि 25. तो एक मिल जाता है, राइट. 5 15 20, फिर क्या हो जाएगा देखिए 20 दिस, फिर सॉरी नॉट 20 25. ठीक है. 50/2 25, 70/2 35, 45 और ये हो जाएगा 55. अब उन्होंने कहा क्या, जो कहा है वही आपको लेना है. टेकिंग द क्लास मार्क डिनोटेड बाय ए ऑफ द क्लास इंटरवल 20 to 30. ठीक है. सो 20 to 30 यानी कि ये वाला, ये आपको ए लेना है. एज अज्यूम मीन कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स. ठीक है. सो एक्सआई अभी एच कितना है आपका यहाँ पे 10 है, राइट. तो एक्सआई यानी कि आपकी क्लास मार्क्स माइनस कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय हम कितना लेंगे यहाँ पे 10. ठीक है. सो एक्सआई अभी एक्सआई -25 करना है हमें. सो 5 - 25 यानी कि -20 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा -2. 15 - 25 -10 डिवाइड बाय 2 -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0. 35 - 25 हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 10 1 हो जाएगा. 45 - 25 हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 2. फिर 55 - 25 हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 2 यानी कि 3. ठीक है. अब आपको कैलकुलेट करना है एफ आई इंटू यू आई. सो दिस इज़ -10, दिस इज़ -1. 25 इंटू 0 इज़ 0, 30 इंटू 1 इज़ 30, 20 इंटू 2 इज़ 40 और 10 इंटू 3 इज़ 30. ठीक है. एक बार चेक कर लीजिए. सो ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा. -10 - 10 -20 हो जाता है, +30 +40 +30 यानी कि हो जाएगा ये 60 40 100 में से 20 80 हो जाएगा, है ना. ये माइनस हो जाएंगे, राइट. सो ये हो जाएगा 80. ओके. अब याद रखिए एग्ज़ाम में आपको टेबल दोबारा से निकालना है. ठीक है. अब फॉर्मूला क्या है उसका, स्टेप डिविएशन का. सो ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच करते हैं हम, राइट. सो एक्स बार. सो ए आपका यहाँ पे उन्होंने दिया, कहा था कि आपको 25 लेना है, प्लस समेशन एफ आई यू आई आपका 80 आ गया, एफ आई आपका 40 और ये आपका 10. 4 2 ज़ा, सो 25 प्लस 2 10 ज़ा 20. ठीक है. सो ये हो जाएगा 45. सो एक्स बार आपका आ गया 45.
होप दिस इज़ क्लियर। डोंट वरी, ये जो अज्यूम मीन या स्टेप डिवीजन जो भी होते हैं वो ऐसे ही देंगे आपको कि आपको आसानी से कैलकुलेट आप कर सके। यूजुअली मतलब 99% ऑफ द टाइम्स वो डेसिमल्स या ऐसे डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस नहीं देते हैं, ऐसे इजी ही कैलकुलेशंस होते हैं कि जो आप आसानी से कर पाएँ। ठीक है, सो होप दिस इज़ क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सो अब हमने नोटिस किया ये उन्होंने 100 स्टूडेंट्स दिया है, हालांकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 40 हैं। तो देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ कभी कभी आप जब आप प्रिपेरेटरी का ही क्वेश्चन है, राजेंस प्रिपेरेटरी का, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, बस आप थोड़ा आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है, प्रॉब्लम्स वगैरह। चलिए नेक्स्ट वाला, ये आप लोगों के लिए है होमवर्क। ये मैं सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि मैंने अपस्ट्रीम का डाउनस्ट्रीम का दिखाया। आप लोग ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए कि मतलब आंसर मिला या नहीं, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और मुझे बताइए कि क्या है इसका करेक्ट आंसर। अगर करेक्ट हो तो मैं हाँ ज़रूर कमेंट की सेक्शन में बताऊँगी कि जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपने सॉल्व किया कि नहीं, ठीक है। तो वो मैं तो नहीं करने वाली, वो आप लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगेन ये देखिए नेक्स्ट है द वीकली ऑब्जर्वेशन ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन अ सर्टेन सिटी फॉर द ईयर 2000-2001 आर गिवन बिलो। कंप्यूट द मीन वीकली कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, फाइंड द मीन बाय अज्यूम मीन मेथड से करना है हमें, ओके, ऑफ द क्लास इंटरवल 160 to 170, यानी कि ये वाला, ओके। सो सबसे पहले हम क्लास मार्क निकाल लेते हैं। कैसे निकालना है आपको? यस 140, पहले 140 प्लस 150 कितना हो गया? 290, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा आपका 145। फिर 150 प्लस 160 310, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा आपका 155, ठीक है। फिर अब अंदाज़ा लगा सकते हैं नेक्स्ट क्या होगा, है ना। 160 प्लस 170 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा आपका 165, ये 175, 185, 195, चाहे तो आप चेक करके देख सकते हैं। तो एक दो निकालने के बाद वैसे ही वो मतलब एक पता चल जाता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या उन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपको अज्यूम लेना है ए ऑफ द क्लास इंटरवल 160 to 170, यानी कि हम इसे लेंगे, यानी कि 165। सो एक्स आई माइनस 165, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो 145 माइनस 165 हो जाएगा -20, ठीक है। 155 माइनस 165, ये -10, ये 0। फिर 175 माइनस 165 हो जाएगा 10। फिर 185 माइनस 165 हो जाएगा 20, और 195 माइनस 165 हो जाएगा आपका 30, ठीक है। एफ आई डी आई 5 माइनस 20 इंटू 5 माइनस 100, 10 10 अगेन माइनस 100, 20 इंटू 0 0, 9 इंटू 10 90, 26 ज़ा 120, और 32 ज़ा 60। तो ये तो हो जाएगा -200 हो जाएगा, है ना। -200 प्लस 90 प्लस 120 हम करेंगे तो 10 बचेंगे, प्लस 60, तो 70 आना चाहिए, है ना। 150 और 120 हो जाएंगे आपके 270, यस 200, यस 70 होंगे, ठीक है। याद रखिए एग्ज़ाम में दोबारा से, फिर से बता रही हूँ, दोबारा से टेबल निकाल कर आपको बनाना है, ठीक है। अब मैं यही कर रही हूँ, पर आपको वैसे नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट वाला, सॉरी नॉट नेक्स्ट, हमें मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन निकाल लेते हैं। ए प्लस एक्स बार, फॉर्मूला क्या है? ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ। ए उन्होंने कहा था 165 लेना है, ये हमें मिला 70, एंड दिस इज़ 52। सो अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो हम किससे रिड्यूस कर सकते हैं? 2 से 35, 2 ज़ा ना, 2 3 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा, और रिड्यूस होगा? आई डोंट थिंक सो, राइट। सो ये हो जाएगा यस, तो हम लोग 35/26, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, और रफली मतलब ये अप्रॉक्सीमेट ही करना है। 35 डिवाइडेड बाय 26, तो 25 ये 26 हम 1 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 5 - 6, यस, और
15, सो हम अंदाज़ा अप्रॉक्सीमेटली मैं कर रही हूँ, ठीक है, 1.3, सो 166.3 हो जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। हाँ, तो इतना काफ़ी है। सो यस, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। एक बार आप ज़रूर चेक कीजिए, हो सकता है मुझसे कभी मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत होती हैं, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले अ ट्रेडर बॉट अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर ₹900, 5 आर्टिकल्स वर फाउंड टू बी डैमेज, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स ही बॉट, ठीक है। अब उसने ईच रिमेनिंग आर्टिकल्स ₹2 मोर देन व्हाट ही पेड फॉर, गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ₹80 ऑन द होल ट्रांजेक्शन, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। सो लेट द number of articles he bought be X, ठीक है। अब वो जो आर्टिकल्स उसने मतलब बाय किए थे, कितने रुपीज़ के किए थे, 900। सो पर कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल क्या होगी, 900 अपॉन X, करेक्ट। मतलब मान लीजिए उसने 10 आर्टिकल्स, तो 900 अपॉन 10 हो जाएगा, यानी कि पर आर्टिकल कितना, 90 रुपीज़ हो गए, राइट ना। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ पर आर्टिकल कितना होगा, 900 अपॉन X, ठीक है। अभी 5 आर्टिकल्स वर फाउंड टू बी डैमेज, सो ही सोल्ड ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स एट ₹2 मोर देन व्हाट ही पेड फॉर इट, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि उसने ईच आर्टिकल कितने रुपीज़ को ये किया था, लेकिन जो भी कॉस्ट प्राइस थी उससे ₹2 ज़्यादा। कब, जब उसके जो आर्टिकल्स डैमेज हो गए, 5 आर्टिकल्स जब डैमेज हो गए, तो जो रिमेनिंग आर्टिकल्स थे उसने कितने पेड किए, ₹2 ज़्यादा जो उसने बॉट किए थे, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस ना नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड इज इक्वल टू X माइनस 5। क्यों X माइनस 5? सिंस 5 आर्टिकल्स वर डैमेज्ड, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। सो सेलिंग प्राइस पर आर्टिकल, ठीक है, एक की कितनी होगी, 900, जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी उससे ₹2 ज़्यादा। समझ में आ रही है बात? देखिए हमें नहीं पता उसने कितने बॉट किए हैं, कितने बाय किए हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो हमने X ले लिया। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, मतलब जो एक्चुअल्स की प्राइस थी हर एक की, जो भी टोटल होगा डिवाइडेड बाय द पर आर्टिकल, ठीक है, जो एक आर्टिकल की। सो 900 अपॉन एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 900 अपॉन द टोटल आर्टिकल्स, राइट। सो अभी उसने कितने सोल्ड किए, X तो नहीं सोल्ड किए क्योंकि 5 तो डैमेज हो गए, तो X माइनस 5 आर्टिकल सोल्ड किए ना उसने, राइट। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, जो कॉस्ट प्राइस है उससे ₹2 ज़्यादा। वही तो हमें कहा गया है, उसने ₹2 ज़्यादा से किया है ना, व्हाट ही पेड फॉर इट। अब उस पर उसे प्रॉफिट कितना मिला है, यस, ₹80 का प्रॉफिट मिला है ना। तो अभी देखिए पर आर्टिकल 900 अपॉन X प्लस 2, राइट। अभी हमें क्या करना है, टोटल सेलिंग प्राइस निकालनी है, टोटल मतलब जो आर्टिकल की, राइट। टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी, ये पर आर्टिकल की है, टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल आर्टिकल्स कितने हैं सोल्ड हुए, X माइनस 5। सो X माइनस 5 इंटू आपकी क्या सेलिंग प्राइस 900 अपॉन X प्लस 2, करेक्ट। टोटल निकालनी है ना, टोटल की, ये पर आर्टिकल की थी, टोटल सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, जितने भी आर्टिकल सोल्ड हुए इंटू पर आर्टिकल की प्राइस। मान लीजिए 10 हो गए, तो 10 इंटू जो आपके आर्टिकल्स की प्राइस है पर आर्टिकल की, राइट। तो मान लीजिए आपने ₹20 बेचे, तो 10 इंटू 20। समझ में आ रहा है? सो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, X माइनस 5 इंटू 900X प्लस 2, ठीक है। अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल हमारी कॉस्ट प्राइस होती है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो प्रॉफिट उसको ₹80 हो गया।
इंटू 900 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस कॉस्ट प्राइस हमें पता है 900 अपॉन ये सॉरी कॉस्ट प्राइस है 900, ठीक है। ये हमें दिया गया है, ये देखिए बॉट फॉर ₹900 टोटल कॉस्ट प्राइस, हाँ कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल नहीं, टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x इंटू 900 अपॉन एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 2x, ठीक है। x से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा माइनस 5 इंटू 900 अपॉन एक्स माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10 माइनस 900, ये तो वैसे ही चला जाएगा 900 प्लस 2x माइनस 900 4 9 5 ज़ा 45 अपॉन एक्स माइनस 10 माइनस 900, ये 80 यहाँ पे, ठीक है। सो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। सो 80 इक्वल टू ये हो जाएगा 2x माइनस 4500 अपॉन एक्स माइनस 10। सो 80 यस। सो अभी देखिए हम क्या करेंगे, 80 प्लस 10 ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 2x माइनस 4500 अपॉन एक्स, थ्रू आउट एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा 90x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4500। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। सो ये कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर 90 को उधर भेजिए माइनस 90x माइनस 4500 इक्वल टू 0। थ्रू आउट अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 45x माइनस 2250 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऑलरेडी इक्वेशन है, आप लोग सॉल्व कीजिए और उसकी वैल्यूज़ निकालिए, ठीक है। तो जब ये मैं फिर से बता रही हूँ, अपलोड होने के बाद आपको सॉल्यूशन सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप एक बार ज़रूर इसका आंसर निकालिए, उतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स डेली इनकम 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, कन्वर्ट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन टू लेस देन टाइप, एंड्रॉयड्स हो जाए। तो मैंने मोर देन दिखाया ऑलरेडी, लेस देन आप लोग कीजिए, मैं सिर्फ क्यूमुलेटिव लेस देन आपको निकाल के बताती हूँ, यही बता रही हूँ, ठीक है। आप लोग वो फिर टेबल अच्छे से दोबारा से निकाल के कर लीजिएगा, एक टेबल निकाल लीजिए लेस देन टाइप का। मैं फ़िलहाल बस दिखा रही हूँ कि कैसे निकालते हैं लेस देन टाइप। सबसे पहले 12, करेक्ट, फिर आपको सिर्फ ऐड करते जाना है, क्योंकि लेस देन हम कैसे लेते हैं, लेस देन हम 120, करेक्ट, लेस देन 120, लेस देन 140 अपर लिमिट्स के ऊपर लेते हैं, ठीक है। सो 12 प्लस 14 26 प्लस 8 34, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 26 प्लस 8 हो जाएगा 34, 34 प्लस 6 हो जाएगा 40, और 40 प्लस 10 हो जाएगा 50। वही कहा ना 50 वर्कर्स, ठीक है। इस तरह से फिर वैसे ही आपको यहाँ पे, लेकिन आपको अपर लिमिट्स जो यहाँ पे जो आपका एक्स एक्सिस होगा वहाँ पे आपको अपर लिमिट्स लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या लेना है, CF फ्रीक्वेंसी नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही मार्क करनी है, ठीक है। तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, आपके लिए है, प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The hypotenuse of a right angle triangle is 6 meter more than twice the shortest side. If the third side is 2 meter less than the hypotenuse, find the sides of the triangle. Okay, consider हम करेंगे the right angled triangle। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल ABC लेंगे, ट्राइंगल ABC ABC, ट्राइंगल ABC, ठीक है। सो let the shortest side be BC equal to x meter, and the third side B हम लेंगे AB, ठीक है। गिवन नाउ गिवन कंडीशन 1 क्या कहती है, हमें दिख रहा है कि हाइपोटेन्यूस उसकी AC है, ठीक है। कंडीशन 1 क्या कहती है कि जो हाइपोटेनियस है ऑफ राइट एंगल 6 मीटर मोर, तो यहाँ पे लिखते हैं AC इज द हाइपोटेनियस, ठीक है।
तो सारी चीज़ें मेंशन कर लीजिए, बेटर होता है। सो कंडीशन 1, सो हाइपोटेन्यूज जो है AC जो है फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड आपने क्या लिया है, x लिया है BC, ठीक है। ट्वाइस द 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, सो ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड यानी कि 2x, 6 मीटर मोर यानी कि 6 ज़्यादा, तो यानी कि 2x + 6 हो गई, ठीक है। अब कंडीशन 2 क्या कहती है, देखिए कि नेक्स्ट if the third side is 2 meter less than the hypotenuse, find the sides of the triangle। तो थर्ड साइड हमने यहाँ पे ली है AB, तो वो क्या दिया है उन्होंने कि 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज आपकी क्या है, AC है ना, AC माइनस क्या हो जाएगा, 2 लेस है ना, यानी कि 2x + 6 - 2 यानी कि 2x + 4 हो जाएगी, राइट। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AC² = AB² + BC²। AC है आपका 2x + 6 होल स्क्वायर, AB है आपका 2x + 4 होल स्क्वायर, BC है आपका x यानी कि x²। सो A + B होल स्क्वायर, A² + 2AB, 2 2 = 4, 6 4 = 24 + 36। वैसे ही A² + 2 2 = 4, 4 4 = 16, 2AB 16x + 16 + x², ठीक है। सो ये हो जाएगा 4x² + 24x + 36 = 4x² + 4x² + x², 5x² + 16x + 16। इन सबको इधर लेके आइए, अरेंज कीजिए प्रॉपरली, तो देखिए ये हो जाएगा, या फिर नहीं बेटर इनको हम वहाँ भेज देते हैं ना, तो 5x - 4x पॉजिटिव हो जाएगा, तो इन सबको वहाँ भेज दीजिए, तो इस यहाँ पे 0 हो जाएगा। अरेंज करके आपको लिखना है बस। सो 5x² - 4x², x² हो गया, 16 - 24 - 8x हो गया, 16 - 36 - 10, ठीक है। तो ये सब मैंने उधर भेजे हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐसे अरेंज करके यहाँ पे लिखा है। तो बस आपको फिर ये इक्वेशन सॉल्व करना है और इसकी वैल्यूज़ निकालने। देखिए आप ऑलरेडी देख सकते हैं वीडियो बहुत बड़ा जा रहा है, तो इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मैं सॉल्व करूं, उतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बट डोंट वरी, ये सारे जो हैं वो अपलोड हो जाएंगे आंसर, बट आप लोग एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 consecutive positive integers are such that the sum of the squares of the smallest number and the product of the other two is 46. Find the integers। अब देखिए ध्यान से, सो हम कंसिडर करेंगे लेट द 3 consecutive यानी कि एक के बाद जो है, जैसे कि 1 2 3 ये consecutive हो गए, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स b क्या होंगे, x होगा, नेक्स्ट x + 1 एंड आपका x + 2, ठीक है। तो क्या गिवन क्या है, देखिए कि मैं लिख रही हूँ यहाँ पे सम स्क्वायर ऑफ द, देखिए सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, सो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर प्लस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू इक्वल टू 46। समझ में आ रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर ऐड प्लस क्या, बाकी दोनों का प्रोडक्ट मिलाकर आपको मिल रहा है कितना, 46। अब जाहिर सी बात है, ये देखिए x + 1, तो छोटा सबसे ऑब्वियसली x ही होगा ना, क्योंकि बाकी तो ऐड हो रहे हैं तो बड़े हैं, राइट। सो देयरफॉर हम लिखेंगे x² प्लस बाकी दोनों के प्रोडक्ट यानी कि x + 1 x + 2 का प्रोडक्ट मिला के कौन बन रहा है आपका, 46 बन रहा है, ठीक है। सो x² प्लस ये मल्टीप्लाई कीजिए, x² + 2x + x + 2 = 46। सो 2x² + 3x + 2 इक्वल टू -46 = 0। सो 2x² + 3x - 44 = 0। सो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है,
ठीक है। और फिर आप वैल्यूज़ निकाल लीजिए, कोई भी क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, जो आपको मेथड आपको ईजी लगे आप उससे इसके सोल्यूशन निकाल लीजिए, ठीक है। प्लीज़ रिक्वेस्ट करें ज़रूर कीजिएगा, उतनी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको समझ में आज भी जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये दिख रहा है डिफिकल्ट पर ये है नहीं। तो अ पार्ट ऑफ द मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ कॉलेज आर फिक्स, ठीक है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैड मील्स इन द मेस, ठीक है। तो जैसे कि 2 दिन आपने खाना खाया तो 2 इंटू होगा वो, ठीक है, जो भी होगा 2 डेज के हिसाब से। So when a student has meal for 20 days, he has to pay rupees 10,000 as the hostel charges, whereas a student B who has meals for 26 days pays rupees 11,800 as the hostel charges. Find the fixed charge and the cost of meals per day. So let the fixed charge be X, fixed charge be rupees X, and cost of meals per day कितना हम लेंगे, डे बी रुपीज़ वाई, ठीक है ना। कंडीशन 1 फॉर स्टूडेंट ए, बहुत इजी प्रॉब्लम है, देखिए फॉर स्टूडेंट ए। अब उसने क्या किया है, तो अब एक तो देखिए फिक्स चार्ज है तो वो तो ऐड होगा उस चार्जेस में, है ना, तो एक्स प्लस अब जितने दिन उसने खाना खाया है उसके हिसाब से होगा, क्योंकि रिमेंड देखिए नंबर ऑफ डेज वन हैड मील्स इन द मेस, 20 डेज़ के लिए खाना खाया है तो पर मील अगर वाई है तो 20 डेज़ का कितना होगा 20 वाई। ये मिला के उसको कितने पैसे भर रहा है 10,000, करेक्ट। सो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब कंडीशन 2 फॉर स्टूडेंट बी, ठीक है, सेम फिक्स चार्ज एक्स और उसने कितने दिन के लिए खाना खाया 26 डेज के लिए 26 वाई, ये हो रहा है 11,800, करेक्ट। सो ये आपका इक्वेशन नंबर 2। बस मिल गए आपको 2 इक्वेशंस, सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं, आपने डायरेक्टली यहाँ पे कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना है आपको, ठीक है। आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगी। देखिए माइनस से मैं ओरली बता सकती हूँ आपको, -6y इजिकल टू -1800, यानी कि आपका y आपको 300 मिल जाएगा, ठीक है। तो बस बता रही हूँ, तो y आपका 300 होगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत इजीली, और x आपका 4000 होगा, ठीक है। सी में ऑब्वियसली मैं सॉल्व करूँगी बाद में जब PDF में, पर बस ओरली, क्योंकि ये डायरेक्टली आप देख सकते हैं, आपको सब्ट्रैक्शन करना है और कुछ नहीं करना, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कीजिए, x तो वैसे ही चला जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से कीजिए। तो देखिए प्रॉब्लम्स इतने डिफिकल्ट नहीं होते, बस आपको फ्रेम करने आने चाहिए, ओके, इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, an express Kadamba bus takes 1 hour less than an ordinary bus to travel a distance of 180 km from Karwar to Sawantwadi. If the average speed of the express Kadamba bus is 15 km per hour more than that of the ordinary bus, find the average speed of the ordinary bus. So let the average speed of the ordinary bus हम लोग कंसिडर क्या करेंगे, बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या दिया है कि एक्सप्रेस कदम्बा बस की 15 किलोमीटर ज़्यादा है, सो देन एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस कदम्बा बस इज, कदम्बा बस इज कितनी होगी, x प्लस 15, उससे ज़्यादा ना, 15 ज़्यादा, वही दिया उन्होंने, राइट। अभी we know time is equal to distance upon speed, है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या होगा, देखिए यहाँ पे स्पीड की जगह टाइम, टाइम की जगह डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, राइट। तो यही हमें यूज़ करना है। सुना, टाइम टेकन बाय ऑर्डिनरी बस क्या होगा, टाइम टेकन बाय ऑर्डिनरी बस, कितना ट्रैवल दिया ना डिस्टेंस उन्होंने 180 किलोमीटर, राइट, अपॉन स्पीड कितनी है उसकी हमने कंसिडर की है x, और टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस कदम्बा बस कितनी होगी, अगेन डिस्टेंस सेम है बट x प्लस 15 उसकी स्पीड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम,
जो आपकी एक्सप्रेस कदम्बा है वो 1 घंटा कम लेती है ना। इसका मतलब जो ऑर्डिनरी बस है, यानी कि ये उसका टाइम है ऑर्डिनरी बस का, वो एक्सप्रेस कदम्बा से 1 घंटा ज़्यादा लेगी। करेक्ट। ये टाइम किसका है? ऑर्डिनरी बस का। ये टाइम किसका है? एक्सप्रेस कदम्बा। उससे 1 घंटा ज़्यादा किसका टाइम होगा? आपकी ऑर्डिनरी का, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है कि एक्सप्रेस कदम्बा 1 घंटा कम लेती है, राइट। तो ऑब्वियसली इसका ये मतलब है ना कि आपकी जो ऑर्डिनरी बस है वो 1 घंटा ज़्यादा लेती है। तो कदम्बा एक्सप्रेस हमें भी पता है कि जो हम एक्सप्रेस से ट्रैवल करते हैं तो कम टाइम में पहुंच जाते हैं, है ना। तो वही है। सो यहाँ पे बस आपको इसको आप इधर ले लीजिए, ठीक है। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 180 हम कॉमन ले लेते हैं। 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1, ठीक है। देयरफॉर 180 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x प्लस 5 माइनस x, सो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। सो देयरफॉर 180 ये हो जाएगा 5/x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। सो 5/x स्क्वायर प्लस 5x, ये हो जाएगा 1/180। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 180 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। ओ सॉरी, इट इज़ 15 ना, माई मिस्टेक। 15 ओके, 15 सॉरी 15 है ये। यहाँ पे कट कर देती हूँ मैं, ये भी ठीक से लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 15x है, यस, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 15 है। सो ये हो जाएगा 15 इंटू 180 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15x, ठीक है। सो ये 2700 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15x, इसको वहाँ भेजिए, ठीक है। सो ये एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2700 हो जाएगा इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, आंसर्स निकालिए, ठीक है, और x की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो जो भी आपको आंसर मिलेगा ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बीच में एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दिए होमवर्क, ये हाइपोटेनस का मैंने अभी भी उसी टाइप का किया था। सो ये आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। सो ये आप लोगों के लिए है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं ये वाला। After 5 years, the age of Sudama will be 3 times that of his son. 5 years ago, Sudama's age was 7 times that of his son. What are their present ages? So let the present ages of Sudama and his son be x and y years respectively. ठीक है, तो सुदामा की x ले लेंगे, सन की उसके y। सो कंडीशन 1 क्या कहती है, देखिए कि आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि x प्लस 5, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स दोनों की एज x प्लस 5, उसके सन की एज होगी y प्लस 5। द एज ऑफ सुदामा विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। सो 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। आफ्टर 5 सुदामा की एज होगी x प्लस 5, उसके बेटे की होगी y प्लस 5। तो सुदामा की एज जो होगी वो 3 टाइम्स उसके सन की, मतलब बेटे की एज होगी, राइट। सो हम x प्लस 5 करेंगे मल्टीप्लाई, सो 15, सो x माइनस 3y, 15 माइनस 5 यानी कि 20। इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट कंडीशन आपकी सेकेंड क्या कहती है, देखिए 5 ईयर्स अगो, तो इसका मतलब माइनस, ठीक है, दोनों की भी माइनस। क्या है, सुदामा's एज was 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, देखिए सुदामा की 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5 माइनस 30। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए, ठीक है। सो होप दिस इज क्लियर। एजेस के प्रॉब्लम भी कॉमन होते हैं, आ सकते हैं, ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन फाइनली हम कर लेते हैं।
चलिए लास्ट प्रॉब्लम. अ होटल बिल फॉर अ नंबर ऑफ पीपल फॉर एन ओवरनाइट स्टे इज रुपीज 4,800. इफ देयर वर 4 people more, the bill each person will have had to pay will have reduced by rupees 200. Find the number of people staying overnight. ठीक है. So let the number of people staying overnight be x. ठीक है. सो मुझे बताइए बिल पर पर्सन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम. बिल पर पर्सन जो आपका टोटल बिल होगा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल. करेक्ट. ये होगा. अभी उन्होंने क्या कहा कि अगर 4 पीपल मतलब 4 लोग और ज़्यादा होते तो जो नया बिल होता, जो भी बिल होता, उसमें 200 रुपीज़ कम हो जाते, है ना. सो अभी न्यू बिल per person if 4 people stayed. Four people more stayed. ठीक है. अगर 4 लोग ज़्यादा होते तो न्यू बिल क्या होता 4,800 अपॉन एक्स प्लस 4. करेक्ट. पर पर्सन मतलब जो एक्स से और 4 लोग ज़्यादा अगर. तो गिवन कंडीशन क्या है. गिवन कंडीशन क्या है आपकी. गिवन कंडीशन कि दोनों बिल का डिफरेंस मतलब कितना. जैसे मैंने कहा कि अगर 4 लोग ज़्यादा होते तो 200 रुपये कम होते. मतलब दोनों मतलब ओरिजिनल जो बिल होती और जो नई बिल में कितने का डिफरेंस होता 200 रुपीज़ का डिफरेंस होता. राइट. सो यानी कि आपकी कंडीशन क्या है 400 अपॉन एक्स माइनस 4,800 अपॉन एक्स 4,800 अपॉन एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 200 का डिफरेंस. 4,800 कॉमन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इक्वल टू 200. ठीक है. सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए एक्स प्लस 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 4. ये हो जाएगा 200 अपॉन 4,800. 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 1 अपॉन 24. ये कैंसिल हो जाएगा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1 अपॉन 24. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 24 इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x. इसको उधर भेजिए. सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 96 इक्वल टू 0. सो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया. ठीक है. फाइनली हमारा ये जो पूरा जो प्रिपरेटरी सीरीज़ थी कंप्लीट हो गई. आई एम सो सॉरी कि मैं इतना लेट कर पाई. बीच में थोड़ा मतलब जैसे कि मैं आपको पता है कि मैं क्लासेस भी लेती हूँ और घर के काम भी और कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, वरना वो तभी कंप्लीट हो जाते. बट कोई बात नहीं. होपफुली जितना भी मैंने किया मतलब आपके लिए अपलोड किया, होप उससे आपको थोड़ी बहुत तो हेल्प मिल ही जाए होगी. यही मैं मतलब दुआ करूँगी. तो जैसे कि हमारी कंप्लीट हो गया और उसमें जो है ऑलमोस्ट मैंने हर तरह के प्रॉब्लम्स जो जितना हो सके ये क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि वर्ड प्रॉब्लम्स आप डालें उसके लिए, तो मैंने इसी में सब कुछ इंक्लूड कर दिए है. और प्लीज़ ज़रूर वो सॉल्व कीजिएगा. मैंने पूरे जैसे कि आपको मैंने पूरे सॉल्व नहीं किए, वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती. अभी ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने वो नहीं सॉल्व किया क्योंकि मुझे पता है आप लोग वो कर सकते हैं. ठीक है. तो लेकिन मैं उस PDF में पूरे सोल्यूशंस डाल दूँगी, आप लोग चेक कीजिएगा. कोई भी इशू तो मुझे ज़रूर बताइएगा. थैंक यू. और हो सकता है अभी मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं करूँगी, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि लॉगरिदम के ऊपर एक वीडियो क्योंकि मुझे पता है कि लॉग के ऊपर आप लोग बहुत लोग ने लॉग के ऊपर कहा है, तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि लॉग के ऊपर जल्द से जल्द आज या कल के दिन में एक वीडियो अपलोड कर ही दूँ लॉग के ऊपर. ठीक है. और कोई भी इशू हो प्लीज़ जितना शेयर कीजिए, जितना हो सके वीडियो को उतनी थोड़ी बहुत तो मतलब जितनी हेल्प हो सकती है वो मैं करूँगी कोशिश करने की. क्वेश्चन बैंक भी मैं रेडी कर रही हूँ, उसकी भी जो अनाउंसमेंट मैं करूँगी. क्वेश्चन बैंक जो भी है मतलब क्योंकि मुझे पता है मैथ्स के लिए 2 डेज़ आपके लिए हॉलीडेज होता है, एटलीस्ट आप लोग थ्रू आउट एक देख सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके. सो थैंक यू. ऑल द बेस्ट. क्योंकि सैटरडे से एग्ज़ाम मुझे पता है स्टार्ट हो रहे हैं. ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.